आपसे ने बताया कि पहले एक हेड मास्टर जी का आपने नाम लिया कि आपके आने का मेरा जो संघर्ष है, जो आपने मुझे बुलाया, मुझे इस लायक समझा, मैं इस संघर्ष को भी जानता हूँ, इस जीवन को भी जानता हूँ। इसमें तमाम मेरे लोगों का जो मेरे वर्तमान में राजनीति से जुड़े हुए व्यापारियों के लगातार आप मुद्दे उठाते रहते हैं, उन आंखों में आके डाल के कहता हूँ कि आप ये काम करो, उन्हें करना होता है, मैं बताता हूँ उन्हें, आपको इसकी तनख्वाह मिलती है तो मैं करवाता हूँ। और यही प्यार है, यही लोगों का आशीर्वाद है। मेरे पास परमेश्वर जनता के जिनके काम कराते हैं उनकी दुआओं से मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा व्यापार सब कुछ हष्टपुष्ट है। और मेरी राजनीति आपने देखा होगा, कल मैं अखिलेश जी के साथ हम आएंगे अभी उसी पर भी, मेरा नाम भी ले रहे हैं। तो ये रहा, जैसे अभी आपने बताया कि संघर्षों का दौर रहा, और जो शैंकी वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट द न्यूज रेड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आज का जो दौर है और आज का जो यूथ है गलत दिशा में भी जा रहा है, सही लेवल में भी जा रहा है, और आप एक ऐसे परिवेश से आते हैं जहां एक संघर्षों का दौर रहा था, संघर्षों का दौर आज भी है, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। सागर जी, मैं प्रॉपर जो बिलोंग करता हूँ, मैं खतौली का रहने वाला हूँ। एक बहुत मध्यम परिवार में, मध्यम क्या कहूँ, मेरा एक बहुत गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। और मैं सन 2005-06 तक जो हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। मैंने एमकॉम पास आउट में हूँ, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ, पढ़ने में इंटेलिजेंट था। और मेरी माता जी जो हैं वो एक स्कूल में टीचर थी, प्राइवेट टीचर थी, और बहुत गरीबी का जीवन मैंने जिया है। मैंने अक्सर पिक्चरों में, जब मैं आप देखता हूँ, पुरानी पिक्चरें देखता हूँ, तो पुरानी पिक्चरों में कुछ दुकानें ऐसी थी जिसमें बच्चा लाला की दुकान पे जब उधार लेने जाता है तो लाला उन्हें मना कर देता है। तो मैंने वो वाला जीवन से मैं निकल के आया हूँ। 30-32 गज का मेरा मकान होता था। मेरे पिताजी बीमार रहते थे, अकाउंटेंट थे, लेकिन हमारी माता जी का जो जीवन रहा, उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर अपना जीवन पूरा लगाया और पूरा संघर्ष करा। हमें ईमानदारी सिखाई, हमें जीवन जीना सिखाया, हमें बताया कभी किसी का बुरा नहीं करना, कभी किसी का गलत नहीं करना। और हम ईमानदारी के रास्ते पे चलकर, और हम लोगों का जो है मतलब जीवन के बाद जब हम अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन को हम आगे बढ़ाने चले, तो वहाँ ईश्वर ने का भी सहयोग रहा, हमारी तकदीर का भी सहयोग रहा। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो योद्धा रही वो हमारी माता जी रही। हमारे भाई का बड़ा योगदान रहा उसके अंदर, हमारे बड़े भाई ने हमारे पिता की भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से हमारा जीवन चला। और उसके बाद मैंने 10 साल करीब जो है 12वीं करते ही मैंने जो है वो नौकरी करनी शुरू कर दी, प्राइवेट नौकरी। तो वहां से मेरा जीवन, वहां से मैंने सामाजिक जीवन का ज्ञान लिया, कैसे जाते हैं ट्रेनों में। खतौली से लेकर दिल्ली तक मैं डेली अप डाउन करता था। सुबह 5 बजे उठ जाना और उसके बाद रात को 9 बजे अपने घर में मेरा आना होता था, क्योंकि रोजाना का जीवन था। उसके बाद जो है सन 2011-12 में मेरा मेरठ में मेरा आना हुआ जी। वो भी मैं यहाँ व्यापार करने आया, छोटा सा व्यापारिक। वहां पे मेरा काम चला नहीं, जहाँ मैं नौकरी कर रहा था वहां पे थोड़ा सा दिक्कतें आ गई, तो हम अपना काम करने आए। तो वहां एक हादसा हमारे साथ जनपद मेरठ में हुआ। तो जब मेरे साथ एक हादसा हुआ तो मुझे वहां नेताओं की आवश्यकता पड़ी। तो वहां मैं धीरे धीरे व्यापारिक राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ, व्यापारियों ने मेरी मदद करी। तो वहां से मेरी जीवन जो है वो बदलता चला गया। और मेरे मेरठ की जनता ने जो प्यार दिया वो वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं वो ऋण कभी अपने जीवन में नहीं चुका पाऊंगा। इतना प्यार दिया। मैं मतलब हर जगह, मेरे परिवार में कोई विधायक मंत्री नहीं है, मैं बहुत सामान्य परिवार से आने वाला लड़का हूँ। और मेरे परिवार का बहुत अहम योगदान है, मेरी बीवी का बहुत योगदान है इस सामाजिक जीवन में। वो कभी मुझे मना नहीं करती, रात को 2 बज जाए 3 बज जाए मैं घरों में आता हूँ। और वो सेवा के माध्यम से मुझे शायद दुआएं मिलती हैं, और शायद ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने जो है मेरे पे अपना आशीर्वाद बरसाया हुआ है। अभी जैसे आपने पढ़ाई की बात की, माँ के बारे में बताया, माँ तो एक योद्धा है, आपने बड़े भाई का भी जिक्र किया जी। आप जो खतौली से आप जो रहने वाले हैं, खतौली के आप रहने वाले गांव के बारे में आपने बताया, पढ़ाई के बारे में आप थोड़े से हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने पढ़ाई के बारे में बताएं। देखिए, मैं पढ़ाई जो है मैंने यूपी बोर्ड से परीक्षा करी। मेरा एक विद्यालय था, शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, जहाँ के जो हमारे हेडमास्टर जी थे आज भी मेरे संपर्क में हैं। मैं आज भी उन्हें, जब मैं बोलता हूँ तो मैं उन्हें बोलता हूँ चरण स्पर्श गुरुजी। कभी हमारी व्हाट्सएप पे या फोन पे बात होती है तो मैंने यही बोलता हूँ कि चरण स्पर्श गुरुजी। और वो जब हमें उनकी जो पिटाई होती थी, उनकी जो मार पड़ती थी, वो मेरे आज भी याद है। और एक एक मार पे जो मैंने सीख ली वो मेरे याद है। आज के जमाने की पढ़ाई बदल गई, आजकल के बच्चे तो कानून बताते हैं अपने अध्यापिका को, अपने टीचर्स को, लेकिन हमारी माँ ये कह दिया करती थी कि मुझे तो केवल हड्डी लाके दे देना,
आप इसकी चमड़ी उधेड़ दो अगर ये कभी गलती करे। तो ये बहुत अहम योगदान मेरे विद्यालय है कि मेरे तमाम जो अध्यापक थे उनका रहा मेरे जीवन में, मेरे दोस्तों का बहुत योगदान रहा। अभी जैसे आपने बताया कि पहले एक मास्टर, हेड मास्टर जी का आपने नाम लिया कि आपकी माँ बोल देती थी, माँ जी, कि मुझे हड्डी हड्डी दे दो, और उसी से एक सवाल निकल के आता है आज के परिवेश में, अगर कोई टीचर बच्चे को थप्पड़ मार दे, पेरेंट्स वहाँ पूरे परिवार समेत वहाँ पहुंच जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सागर भाई, आप थप्पड़ तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो। मैंने ऐसे प्रकरण देखे हैं जनपद मेरठ के अंदर, जहाँ एक छोटी सी बच्ची को, करीब शायद 9वीं 10वीं क्लास की वो बच्ची हुई, उसे उसके प्रिंसिपल ने एक लड़के के साथ देख लिया। तो उसने अपने प्रिंसिपल को, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ भी कहाँ का है, कौन सा विद्यालय रहा, उसने अपने प्रिंसिपल को दबाव में लेने के लिए फर्जी रूप से थाने में पहुंच गई। अच्छा, तो मैंने ऐसे प्रकरण देखे। तो मैं जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को, जो टीचर और गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है और वास्तव में ही वो दर्जा दिया जाना चाहिए। बच्चों को जेन जी और जेन अल्फा में नहीं फंसाना चाहिए। बच्चों को इंस्टाग्राम और फेसबुक से निकालकर उन्हें गुरु और शिष्य की परंपरा सिखानी चाहिए। जो तमाम हमारे जो महापुरुष रहे हैं, भगवान श्री राम रहे हो, भगवान श्री कृष्ण रहे हो, उन्होंने अपने गुरुओं को जो अहम योगदान उनके जीवन में रहा, वो इसीलिए आज महापुरुष हैं। तो मैं उनसे कहूंगा, गुरु और शिष्य की परंपरा के बीच में माता पिता को कभी आना नहीं चाहिए। एक अच्छा गुरु जो है वो अपने शिष्यों को चुनता है। खतौली से मेरठ तक का सफर कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा? बेहद संघर्षपूर्ण। और मैं इसीलिए आज हर चीज की कीमत जानता हूँ। मेरे बच्चे शायद उसकी चीज की कीमत ना जानते हो, लेकिन मैं हर चीज की कीमत जानता हूँ। मैं अपने मिनट की कीमत जानता हूँ, मैं अपने घर में रखे हुए कलम की कीमत जानता हूँ, मैं ब्लिंकिट से मंगाने वाले 200 रुपए की कीमत जानता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे उसकी कीमत नहीं जानते। मेरे घर में आने वाला कोई सामान, कोई चीज, मैं उस खुशी को महसूस करता हूँ, लेकिन जब जिसे आसानी से मिल जाता है वो उसकी कीमत नहीं जानता। मैं हर संघर्ष को जानता हूँ। कैसे मैं आज आपके सामने तक आने का मेरा जो संघर्ष है, जो आपने मुझे बुलाया, मुझे इस लायक समझा, मैं इस संघर्ष को भी जानता हूँ, इस जीवन को भी जानता हूँ। इसमें तमाम मेरे लोगों का जो मेरे साथ रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, उनका अहम योगदान रहा। मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा और मैं हमेशा झुक के चलने वालों में से हूँ। मैं हमेशा उनके सामने सिर झुका के मैं उनका आशीर्वाद हमेशा पाना चाहता हूँ। कभी ऐसा भी पल आपके साथ हुआ होगा कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया? बिल्कुल, ऐसा समय एक समय रहा जब हमारी माताजी का एक्सीडेंट हुआ। तो हमारी माताजी का वहाँ देहांत हो गया। 15 दिन वो जो है मेरठ के इन भ्रष्टाचारी अस्पतालों में रही, वो तड़पती रही। लेकिन धन के अभाव में जब इन्हें डॉक्टर्स को दिख गया, इन डाकुओं को दिख गया कि इस शरीर में कुछ नहीं है और इनके पास पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने हमें कहा कि आप, ये लंबा सफर है आपको, तो आप इन्हें दिल्ली ले जाओ। तो हमने उन डाकुओं पे विश्वास करते हुए हम अपनी माताजी को यहाँ से दिल्ली लेके गए। लेकिन दिल्ली जाने के बाद वो वहाँ पे अपना जो जीवन था वो सफर उनका खत्म हो गया था। तो उस समय मुझे लगा कि शायद अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बड़ा मेरा जो है वो गमगीन माहौल रहा, क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ, मेरी माँ का मेरे जीवन में बहुत ज्यादा योगदान रहा, अहम योगदान रहा मेरे जीवन में। तो अपनी माँ को मैं आज भी बहुत याद करता हूँ। हमारी संवेदना आपके साथ है। और जो अभी आप वर्तमान में राजनीति से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों के लगातार आप मुद्दे उठाते रहते हैं, तो उन पर क्या आप कहना चाहेंगे? जैसे लगातार सेंट्रल मार्केट का मुद्दा गरमाया हुआ है। जी 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 देखिए, जनपद मेरठ में व्यापारियों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरी राजनीति में, व्यापारी राजनीति से मैंने राजनीतिक जीवन शुरू करा सन 2012 में, और सन 2019 में मैं वैचारिक राजनीति जिसे कहेंगे, पार्टी के साथ एक दलगत राजनीति में मैं जुड़ा। मैंने शिवपाल सिंह यादव जी का हाथ थामा और उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया। और वास्तव में शिवपाल जी जैसा नेता, मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में नहीं होगा। वो मुझे बहुत प्यार दिया उन्होंने, उनके सानिध्य में मैं चला, उनके सानिध्य में मुझे आशीर्वाद मिला। और व्यापारियों का, जनता का, लोगों का, और उसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान मेरे परिवार का, और सबसे बड़ा योगदान उस ईश्वर का बहुत ज्यादा रहा। तो मैं यही कहूंगा कि मेरी राजनीति जो है वो जनता के लिए है, और जनता के प्यार के कारण मैं हूं, और जनता मुझे हमेशा प्यार करती रहे। मेरे जो कॉलर है वो हमेशा साफ रहे, जैसे मेरे आज तक हैं। मैं कहीं भी डंके की चोट पर बात कर सकूं, अधिकारी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूं, क्योंकि मैं दलाली नहीं करता, मैं सट्टे नहीं करता, मेरे 2 नंबर के काम नहीं चलता।
चलाता मैं कहीं, मुझे ऐसे नहीं कि 2 नंबर के काम कराने, जायज काम जो अधिकारी जिसकी उन्हें तनख्वाह मिलती है वो जब नहीं करते तब मैं वहां जाता हूं, उनकी आंखों में आके डाल के कहता हूं कि आप ये काम करो, उन्हें करना होता है, मैं बताता हूं उन्हें आपको इसकी तनख्वाह मिलती है तो मैं करवाता हूं। और यही प्यार है, यही लोगों का आशीर्वाद है मेरे पास। बस मैं ईश्वर से, आपके चैनल के माध्यम से ईश्वर से भी ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर कभी अहंकार ना आए। अभी आप व्यापारियों के संपर्क में कैसे आए? जैसे अभी आपने बताया कि मैं एक ऐसी परिस्थिति से निकल के आया हूँ, तो थोड़ा सा वो संघर्ष आप बताएं। देखिए हमने यहाँ पे छोटा सा काम शुरू करा है, छोटे से कमरे जितना बड़ा हमारा ये आपका रूम है, शायद ये बहुत बड़ा है, मैंने छोटे से कमरे से काम शुरू करा। लेकिन मेरे गुरुओं ने सिखाई थी ईमानदारी, तो उन्होंने कहा था ईमानदारी और क्वालिटी, ये 2 चीज अपने पास रखना, आपका व्यापार अपने आप तरक्की करेगा। उसी के तहत हमने काम करा। आज मेरे पास बहुत सारी लेबर काम कर रही है, मेरे यहाँ बैग बनते हैं और ऑल इंडिया में बैग जाते हैं, 1 नंबर में काम करते हैं सारा, और परमात्मा की दुआ से बहुत बढ़िया काम चल रहा है। सब आप जैसे भाइयों की और जनता के जिनके काम कराते हैं उनकी दुआओं से मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा व्यापार सब कुछ हष्टपुष्ट है। और मेरी राजनीति आपने देखा होगा, कल मैं अखिलेश जी के साथ था, अखिलेश जी के साथ 2 घंटे मीटिंग माननीय अतुल प्रधान जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे थे, तमाम व्यापारी, जिसमें आपने वीडियो अगर देखी हो तो अखिलेश जी मेरे संगठन पर आएंगे अभी उसी पर ही, मेरा नाम भी ले रहे हैं जी। तो ये रहा, जैसे अभी आपने बताया कि एक संघर्षों का दौर रहा, और जो आज का यूथ है वो शॉर्टकट चीजें अपनाना चाहता है, तो उसके परिणाम उन्हें देखने को मिलेंगे। आज का यूथ सबसे ज्यादा परेशान है, नशे की ओर जा रहा है। आप देखिएगा आज की यूथ के लिए जो जिसे वो अपना स्टैंडर्ड समझता है, रात को शराब पीना, मैं कहूँगा बिल्कुल बेहद गलत है। परिवार का शराब पीना बच्चों के सामने वो बेहद गलत है। यूथ के हाथ में समय से पहले फोन का आ जाना वो गलत है। इसके ऊपर कोई लगाम ना होना वो गलत है, क्योंकि सरकारें तो यूथ के हाथ में 1.5 GB का डाटा देने के बाद फ्री हो गई, उसने तो यूथ को बिजी कर दिया। 1.5 GB डाटा में यूथ बिजी हो गया, ठीक है ना। 300 का रिचार्ज दिया, पहले तो फ्री की लत लगाई, क्योंकि ऐसे अंग्रेजों ने करा था, आपके याद हो जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने चाय की लत इस देश में लगाई थी। वो चाय उन्होंने पहले फ्री बांटी थी, जब लत लग गई तो उन्होंने चाय के मुंह मांगे दाम लिए। ऐसे ही इंटरनेट फ्री आया था, आपके याद हो रिलायंस ने जियो के सिम फ्री बांटे थे, अनलिमिटेड फ्री। ऐसे युवाओं को उन्होंने लत लगाई, अब उन्हें लत लग गई। अब वो कोई आपने देखा गाजियाबाद में बच्चों ने कोरियन गेम्स में फंसे हैं, वो बच्चे अश्लीलता इसमें परोसी जाती है, एड के नाम पे अश्लीलता आती है, जिस चीज को आप परिवार के सामने देखने जाते हैं। OTT जो आजकल सीरीज चल रही है उनके नाम पे अश्लीलता परोसी जा रही है, तो इस पे सरकार को लगाम लगानी चाहिए। वरना हमारी जनरेशन जो है विकास के नाम पर, विकसित देश के नाम पे, वो शायद देश की संस्कृति और परंपराएं शायद गायब हो जाएंगी, और जिसके परिणाम आपको और हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अभी जैसे आपने कोरियन गेम्स का नाम लिया, उसमें अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि 2 लड़कियों ने 3 बच्चियों ने एक ही परिवार की सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। दूसरा आपने बताया कि जिन्हें नेताजी हम कहकर पुकारते हैं, उनका नाम आपने लिया। और अभी हाल फिलहाल में आप अखिलेश यादव जी से आप मिलकर आए, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या वार्तालाप हुई? देखिए अखिलेश जी से मेरी पहली मुलाकात तो थी नहीं, मेरे अखिलेश जी से पहले मुलाकात हो चुकी है, मेरी करीब 4 से 5 मुलाकात पहले हो चुकी है अखिलेश जी से। लेकिन इस बार की जो मुलाकात थी वो बेहद खास इसलिए बन गई क्योंकि हम एक बहुत जिस पे प्रदेश की और राष्ट्र की नजरें लगी हुई, हम वो मुद्दा लेके वहां पहुंचे थे। तो अखिलेश जी ने तमाम यहाँ के सेंट्रल मार्केट के व्यापारी हमारे साथ थे, अतुल प्रधान जी के नेतृत्व में थे। तो वहां जब हम पहुंचे तो माननीय अखिलेश जी यादव जी ने कहा बताइए कैसे आए। हमने पूरा प्रकरण बताया, किस प्रकार से हमने सेंट्रल मार्केट में संघर्ष करा, किस प्रकार से पुलिस ने हमारा दमन करा, हमारे आंदोलनों में हमारे टेंट उखाड़ गिरे, किस प्रकार से हम लोगों को लताड़ा गया, किस प्रकार से हमें दबाव में लेने का प्रयास करा गया, किस प्रकार से हम लोगों को मुकदमे का डर दिखाया गया। हमने उन्हें बताया कि यदि सरकार के जनप्रतिनिधि जो भगवान श्री राम है, उन्होंने दिवाली पे आकर यहाँ दिवाली बना दी, जबकि 661/6 सामने टूटा हुआ पड़ा, वो जमीनोदाज हुआ पड़ा है, जहां बिल्कुल जीरो हो गई, और वो वहां सामने लड्डू बांट रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं और साथ में पटाखे फोड़ रहे हैं। तो हमने उन्हें सारे प्रकरण बताए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश बताए, सरकार की मंशा बताई, तो उन्हें सब कुछ बताया। तो अखिलेश यादव जी से बहुत बेहतरीन वार्ता हुई व्यापारियों की, और जो एक नेता को करना चाहिए उन्होंने वो आश्वासन देके भेजे। अभी जो आपने लड्डू की बात कही, बिल्डिंग टूट गई, जमींदोज हो गई, उसके बाद तमाम व्यापारियों के ऊपर एक गले में फांस बनी हुई है जिससे लाखों परिवार चल रहे हैं, उसको तोड़ देंगे। और आपने अभी बताया कि एक लड्डू बांटे जा रहे हैं सांसद जी के द्वारा, तमाम जनप्रतिनिधि, उसका एक तालमेल समझ नहीं आ रहा। आखिर लड्डू क्यों बांटे गए? लड्डू उन्होंने शायद
अनुभवहीनता, अनुभव की कमी, राजनीतिक अनुभव की कमी कहूंगा, क्योंकि भगवान श्री राम वो कहते हैं अपने आप को, मैं तो खैर मानता नहीं, वो भगवान श्री राम खुद को कहते हैं, तो उन्हें अनुभव नहीं था राजनीतिक। उन्हें उस संवेदनहीनता उन्होंने वहां दिखाई जब वो जो बिल्डिंग गिरी, वहां उन 24 लोगों को सांत्वना देने के बजाय उन्होंने लड्डू खाए, वहां दिवाली बनाई और कहा कि अब आगे दोस्तीकरण नहीं होगा, ना बुलडोजर आएगा बाजार में। मैं कह रहा हूं फिर जब दोबारा बुलडोजर की बात हुई तो वो यहां से रफा दफा क्यों हो गए, वो लापता क्यों हो गए, वो वनवास क्यों चले गए? भगवान श्री राम अब वनवास चले गए जब जनता को जरूरत है। भगवान ये राम राज्य है? आप बताइए। राम राज्य में तो जो बात होती थी, राम राज्य में जनता की, प्रजा की बात होती थी, न्याय की बात होती थी, आदर्शों की बात होती थी, समस्याएं सुनी जाती थी प्रजा की। लेकिन यहाँ तो प्रजा ढूंढ रही है कि जिन लोगों को हमने वोट दी, जिन्हें हमने राजा बनाया, वो आज आने को तैयार नहीं उनके बीच में। तब हम लोगों को निकल के आना पड़ा क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे थे। तब हम लोग आए, तब हम लोगों को झंडे लगवाने पड़े अपनी पार्टी के, तब हम लोगों को वहां पे बैठ के बात करनी पड़ी, तब हम लोगों को आंदोलन करने पड़े आवास विकास के सामने। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान है, आदेश का सम्मान है, लेकिन जब लाखों लोगों का, इतने सारे लोग जब उसके आदेश से प्रभावित होते हैं तो उस पे सुप्रीम कोर्ट को सोचना होगा, उस पे सरकार को सोचना होगा। सरकार जाके सुप्रीम कोर्ट में बताए। ये लोग क्यों बताएंगे? सरकार बताए, क्योंकि ये सरकार उनकी है, लोगों की। सरकार जाके बताए वहां पे कि ये हलफनामा दे वहां पे कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी, यहाँ जनमानस की हानि हो जाएगी, यहाँ लोग जो है घरों से बेघर हो जाएंगे, यहाँ इतने लाखों लोगों इसके लोन जाते हैं, लोगों के परिवारों की फीस जाती है, यहाँ से व्यापार चलते हैं। क्या था 1986 में सेंट्रल मार्केट बना और इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के सामने ही तो बचा है। मैं आवास विकास के सामने धरना दे रहा था, उसके ठीक सामने जैसे आप और हम बैठे हैं, अब उसके सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है उसे भी वो अवैध बता रहे। अरे तुम्हारी नाक के नीचे बंदी है, तब तुम अंधे हुए थे, तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद हो गया था, तब आप लोगों ने आवाज उठाई, उसे तभी रोक देते। लेकिन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई इस सरकार में। हम तो कह रहे बुलडोजर का चलाना पहले 39 पे चलाओ, जिन अधिकारियों के नाम मुकदमा दर्ज है। आप क्यों व्यापारियों को और गरीब आदमी को परेशान करने आ जाते हैं? तो मेरा दुख यह है कि जिस सरकार को वोट दिया है, क्योंकि मैं हमेशा ईमानदारी की बात करूंगा, तो ये समय उनका ऋण चुकाने का है। ये जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, उन लोगों का समय है कि अपनी जनता के बीच में जाएं और उन्हें बताएं, उनके अगर उन्हें संतुष्ट करें, उन्हें जहां जरूरत है वहां जाके खड़े तो हो, क्योंकि ये भारत है, ये भावनाओं का देश है। यहाँ जनता ये नहीं कहती कि आप मेरा काम कराओ, वो केवल यहाँ ये डिमांड करती है, जो मैंने महसूस करा, लोकतांत्रिक वो ये महसूस करती है, वो ये चाहती है कि मेरा नेता जिसे मैंने वोट दिया वो दुख में मेरे साथ खड़ा रहे। जो परिणाम होंगे वो स्वीकारने को तैयार है। यहाँ की जनता बहुत बलशाली है, यहाँ की जनता के अंदर बहुत साहस है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि आंखें बंद करके, कानों में तेल डाल के और अपने मुंह पे सिलाई मार के अपने घरों में सोते हैं। अभी जैसे आपने व्यापारियों की बात की, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें दो फाड़ हो चुके हैं? अभी जैसे पिछले महीने की बात है या कुछ समय की बात है कि एक तरफ तो बिल्डिंग टूट गई, दूसरी तरफ जो बिल्डिंग टूटने की कगार पर है उन्हें सांत्वना देने के लिए लड्डू बांटे जा रहे हैं। अभी लड्डू की ही बात चल रही है। तो एक तरफ तो आपने दूसरे को जमींदोज ही कर दिया। वो क्या सोच रहे होंगे व्यापारी जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई है, और वो व्यापारी क्या सोच रहे होंगे जिनकी बिल्डिंगें बची हुई है? कोई उनके आंसू पूछने नहीं गया, किसी ने उनके आंसू नहीं पूछे, किसी ने उन्हें ये नहीं कहा कि हम तुम्हें दूसरी जगह दिलाते हैं, तुम्हें हम पुनर्स्थापित करते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल बर्बाद करने का काम किया। क्या ये दोहरी राजनीति में आता है? दोहरी राजनीति आती है। मैं अभी आपने कहा कि दो फाड़, देखिए मैंने आपको कहा ये अंग्रेजी शासन आया हुआ है, केवल नाम है कि जो है लोकतांत्रिक देश का, लेकिन शासन अंग्रेजी चल रहा है। अंग्रेजों का एक राज था, एक नीति थी, फूट डालो राज करो। तो ये दो फाड़ करवाते हैं, इन्हीं के लोग कराते हैं, बांटने का काम करते हैं और फिर ये लड़वाते हैं। लेकिन इस बार व्यापारी एक नारा देगा यहां से, अगर कुछ भी होता है, बोल रे व्यापारी हल्ला बोल, इस बार हल्ला बोलेगा। और आ रहा है, समय आ रहा है, ये लोग जवाब मांगेंगे, तैयार बैठी है जनता, ये जनता जवाब मांगने को तैयार बैठी है और जवाब दे नहीं पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग इन्हें जूते मार मार के भगाएंगे। अच्छा, अभी एक प्रकरण हुआ था कि झंडे लगा दिए गए थे समाजवादी पार्टी के, कुछ व्यापारियों के ऊपर थाने बुलाकर बैठा लिया गया, मुकदमा किया गया, फिर वो कुछ समय बाद झंडे उतरवा दिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वो झंडे जो थे
वो मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई गलत झंडे थे, तालिबान के झंडे थोड़े ही थे वो ईरान, इजराइल, पाकिस्तान के थोड़े ही थे, वो ISIS के झंडे थोड़े ही थे। अरे वो एक राष्ट्रीय पार्टी के झंडे थे, लेकिन ये लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैंने कहा सत्य को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झूठ और सत्य कभी एक साथ नहीं चल सकता। तो सत्य के झंडे थे वहां पे, लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लोग अपने नेताओं को जगा रहे थे। अभी कोई झंडे लगाने से क्या वोट बैंक सरकार गिर जाती है? अगर ऐसे सरकार गिर जाती तो फिर हम पूरे मेरठ में झंडे लगा देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में झंडे लगा देते हैं, हमारी सरकार बन जाएगी। झंडे लगाने से विरोध दर्ज कराना होता है, नाराजगी होती है, वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन ये लोग झेल नहीं पाए। इन्होंने अपने ही लोगों को इन्होंने थाने में फोन कर करके उन्हें हिरासत में लेवाया, पुलिस इनके दबाव में काम करती है, इनसे लोग थाने चल रहे हैं आज की तारीख में। ये समस्या है इस देश की कि यहाँ की जो अधिकारी हैं, जिस चीज की उन्हें तनख्वाह मिलती है, ये वो काम नहीं कर रहे, ये काम दबाव में कर रहे हैं। तो उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने उठा लिया, लेकिन ठीक है, हमें पता था छोड़ना होगा उन्हें, क्योंकि कोई क्राइम नहीं करा। जब हमने पूछा क्या क्राइम करा, तो वो बता ही नहीं पाए, उनके जवाब ही नहीं था। कह रहे हम तो पूछताछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमें भी रिपोर्ट रहती है किसके कहने पे वहां पर उन लोगों को हिरासत में लिया गया। तो जनता सब जानती है। इन लोगों को लगता है कि आज हम पद पे हैं, लेकिन पद किसी के होते नहीं है, पद निरंतर नहीं रहते। पद तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर परिवर्तन होता है। और आप और मैं यहाँ पे परमानेंट तो आए नहीं है, ये तो मेला है। लेकिन समय आने पे पता चलेगा, दुनिया गोल है, जनता जवाब देना जानती है, जवाब देगी जनता इस बार। अगर सेंट्रल मार्केट का ये ध्वस्तीकरण होता है तो सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो एक क्राइम का रेट बढ़ जाएगा? जब इंसान बेघर हो जाएगा, घर ऊपर छत नहीं रहेगी। मुझे अपने ईश्वर पे बहुत विश्वास है सागर भाई, मुझे नहीं लगता दोस्तीकरण होगा, और हम आखिरी सांस तक दोस्तीकरण को रोकने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो आदेश है उसका पालन होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं, मुझे महसूस, जो मुझे मेरी गट फीलिंग है वो लगता है कि नहीं होगा। लेकिन अगर दोस्तीकरण हुआ भी, मैंने एक नारा दिया है कि सेंट्रल मार्केट बचेगा तो ये सरकार बचेगी, और सेंट्रल मार्केट नहीं बचेगा तो सरकार नहीं बचेगी। आप देख लेना। क्या ये मुद्दा इतना प्रदेश में इतना चर्चित होगा कि आने वाले जिला पंचायत के चुनाव, प्रधानी के चुनाव और 2027 में विधानसभा के चुनाव? देखिए 2027 के चुनाव पूरा प्रभावित होगा। इस समय पे जो माहौल है वो इस सरकार की सच्चाई जानने के बाद है, क्योंकि सरकार के पास एक मुद्दा है, वो है आपस में लड़ाना, 2 धर्मों को लड़ाना, हिंदू और मुस्लिम करा देते हैं, उन्हें लड़ाते हैं। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आप मुझे बताओ विकास के नाम पे क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ विकास के नाम पे। आप महंगाई बढ़ी है, आप देखो कल परसों 60 रुपए डोमेस्टिक सिलेंडर के भाव बढ़ाए हैं इन्होंने, है ना। और केवल सड़कें बनाई हैं, सड़कें अगर बनाई हैं, लोग कह रहे हैं सड़कों पे बहुत काम करा, तो आप टोल टैक्स देते हैं। किसी भी सड़क पे आप फ्री में नहीं चल रहे, आप उसका पैसा देकर चलते हैं। और कहीं मुझे तो कोई एम्स नहीं दिखा, मुझे कहीं कोई विकास ऐसा दिखा नहीं है, ठीक है ना। कोई विकास के नाम पे नहीं। आप अगर मेट्रो बनाइए की बात जिक्र करें मेट्रो की, तो मध्यम वर्गीय आदमी मेट्रो में चल नहीं पाएगा, नमो भारत में दौड़ नहीं पाएगा। वो तो अमीरों की बनाई है, मध्यम वर्गीय आदमी के लिए क्या कर पाएगा? उसका किराया बेहद ज्यादा है, बहुत ज्यादा किराया है उसका। आप देखिए ना, बहुत मेरे ख्याल से शायद 210 या 220 रुपए में आप वहां पहुंच पा रहे हैं, जो कि सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार शायद मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो वही रेलगाड़ी है। सरकार तो कहती है कि हमने सड़कें बनाई, एक्सप्रेस भी बनाए। मैंने कहा तो उसपे तो पैसे ले रहे हैं, उसपे तो चलने के पैसे ले रहे हैं ना। बड़ा व्यापारी तो चल पाएगा, मध्यम वर्गीय आदमी के लिए क्या करा है? अडानी और अंबानी की तो सरकार है ही, बड़े रईसों की, उद्योगपतियों की सरकार तो ये है ही। मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए, और जो सड़क पे रहने वाला गरीब है, जो कि झोपड़ी वाला आदमी है, मध्यम वर्गीय आदमी जो 20,000 25,000 रुपए की तनख्वाह कर लेता है, जो प्राइवेट नौकरी करता है, उसके लिए इन्होंने क्या किया? उसका जवाब मांगने के लिए विपक्ष का गला दबा देना चाहते हैं। जब हम उसकी बात करते हैं, जब हम इनसे पूछते हैं, तो ये वहां पे दमनकारी नीतियां अपनाते हैं। ये लोग मुकदमों के नाम से डराते हैं। तो क्या एक व्यापारी अब मुकदमे लड़ते फिरेगा, जेल जाते फिरेगा? देखिए हम मुकदमों से डरते नहीं है। मुकदमे तो हमारे गहने हैं, और जब हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जब हम सड़कों पर उतरते हैं तो हम इन्हें स्वीकार करते हैं। कोई बात नहीं, आप लगाइए। आपके मुकदमे लगाने से या जेल जाने से आप आवाज को, विचार को और व्यक्ति को आप मुझे तो अंदर बंद कर देंगे, मेरे विचारों को कैसे बंद करेंगे? जो आपकी और हमारी बात है ये तो हमेशा रहेगी ना। इस विचार से लोग जब सुनेंगे, जब मेरे जैसे सामान्य लोग सुनेंगे और वो मेरा संघर्ष देखेंगे, तो क्या वो पैदा नहीं होंगे? आपके इस वीडियो के माध्यम से अगर 2 शैंकी भी पैदा हो गए तो मुझे लगता है बहुत काम होगा। तो ये विचार रहेंगे, ये वीडियो रहेगी। जब मैं और आप नहीं रहेंगे, ये वीडियो तब भी रहेगी, मुझे लगता है तब भी देखी जाएगी। जब आने वाली पीढ़ी ऐसे देखेंगी तो प्रभावित होगी।
तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर सेंट्रल मार्केट का मुद्दा खत्म नहीं होता है, चीजें नहीं आती है संतुलन में, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम तमाम जितने भी व्यापारी हैं, एक आखिरी व्यापारी तक, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, लोकतांत्रिक तरीके से रहते हुए, अपनी आजीविका की, अपने पेट की, अपने परिवार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि मेरा संविधान मुझे ये अधिकार देता है, रोजी रोटी का, खाने का, पीने का, रहने का। संविधान के सेक्शन 19(1)(g) के तहत आजीविका का एक अधिकार है। उस अधिकार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में वकीलों की टीम हमारे पास भी है, हमारे भी लोग हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। ये मुकदमे रखेंगे तो हम इन्हें गिनाएंगे। क्योंकि आज की ही एक बात बताऊं मैं आपको, इनकी दमनकारी नीतियां कैसे हैं। अभी दिसंबर में आपने देखा होगा, 2 पुलिसकर्मी जो हैं नौचंदी थाना क्षेत्र के एक शव को उठा के दूसरे थाना क्षेत्र में ट्रांसफर करते हैं। क्या आप जानते हैं? आप ये घटना के बारे में पता है? तो मैंने उस संबंध में, पुलिस ने उसमें विभागीय जांच करी और तत्कालीन एसएसपी जो थे विपिन टाडा जी, उन्होंने उन्हें निलंबित कर दिया। लेकिन मैंने एक बात कही कि क्या ये निलंबन की कार्रवाई पर्याप्त है? क्या इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए? द डिग्निटी ऑफ डेड बॉडी, आप इसका हनन कर रहे हैं। उस व्यक्ति की बॉडी के साथ, पार्थिव शरीर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, मैंने इस संबंध में मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखा, मैंने इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद को पत्र लिखा। तो आज उसके अंदर जब जांच हुई, जांच मांगी गई, रिपोर्ट मानव अधिकार आयोग ने एसएसपी को रिपोर्ट भेजी, तो इन्होंने रिपोर्ट में लगा के भेजा है, रिपोर्ट मेरे फोन में पड़ी है। इन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि वो शव नहीं था, वो निराश्रित व्यक्ति था। मतलब शब्दों का खेल। निराश्रित व्यक्ति बताने के बाद उसे बताया गया कि वो उसकी मदद करने के बजाय उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे छोड़ दिया। लेकिन मेरे पास तत्कालीन एसएसपी की पूरी वीडियो पड़ी है और वो वीडियो भी पड़ी है जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि ये शव है। तो देखिए पुलिस कैसे गुमराह करती है। इसका जवाब कोर्ट में देंगे हम, इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। हमें समय दिया है मानव अधिकार आयोग ने, हम वहां पे लड़ेंगे उस बॉडी के लिए, हम लड़ेंगे उस आत्मा के लिए लड़ेंगे। वो बॉडी तो खत्म हुई है, उसकी आत्मा तो हमारे बीच में है। वो तो हमें देख रही है ना कि एक बच्चा, एक मेरा भाई मेरे लिए लड़ रहा है। रिक्शा चालक है तो क्या हुआ? क्या उसके पार्थिव शरीर का कोई मान सम्मान नहीं है? क्या उस पार्थिव शरीर को मिट्टी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके पार्थिव शरीर को अग्नि नहीं मिलनी चाहिए? तो इसलिए ऐसी लड़ाइयां हम लड़ते हैं और लड़ेंगे। हमारे उनके बीच तो संवेदना है, लेकिन मुद्दे पर आते हैं। सेंट्रल मार्केट में क्या आप रोड टैक्स नहीं देते? क्या बिजली का बिल नहीं देते? क्या वो लीगल है या इलीगल है? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे रजिस्ट्रियां कैसे हुई, ये बिल्डिंगें बनी कैसे? रजिस्ट्रियां कॉमर्शियल में भी हैं। ये भ्रष्टाचार, ये जो भ्रष्टाचार पे इन्होंने जन्म दिया, इन्होंने बीज बोया, तो अब उस भ्रष्टाचार को जब इन्होंने बीज इन लोगों ने बोया है तो उसे जनता क्यों करे? इनके अधिकारियों ने बीज बोया है, उन पे कार्रवाई हो बिल्कुल। और यहाँ पे सरकार जो है वो आए। हमारी मांग है कि सरकार इसमें पार्टी बने, सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे, और सरकार जो है वो पार्टी जब बनेगी तो सरकार के पक्ष को जब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और सरकार के लोग वहां बताएंगे कि वहां यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जब यहाँ के डीएम बताएंगे कि साहब अगर मैं आप यहाँ पे कार्रवाई करता हूं तो यहाँ जनमानस की हानि हो जाएगी, यहाँ लोगों को मरने की संभावना है, सड़कों पे लोग आ जाएंगे, जब एसएसपी यहाँ बताएंगे कि यहाँ की कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं लेगा? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट आंख बंद कर लेगा? उस समय संज्ञान लेगा। केवल यही मांग हमारी है कि सरकार इसमें पार्टी बने, ये जनप्रतिनिधि सरकार के कान खोले, सरकार को बताएं, सरकार को दिखाएं, सरकार जो अंधी सरकार है उसकी आंख खोल के बताएं कि देखिए कितना बड़ा मामला चल रहा है। आप व्यापारी को तबाह कर देने के काम पे, रोजगार देने के बजाय आप बेरोजगारी की ओर लेके जा रहे हैं। आप बुलडोजरों का मुंह इधर को मोड़ देना चाहते हैं। ये तो गुंडे माफियाओं के लिए बने थे। ये तो ये कहा गया था ना, बाबा का बुलडोजर जो है गुंडे माफियाओं के लिए, डाकुओं के लिए, लुटेरों के लिए, जो चैन स्नेचिंग करते हैं, जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, जो बलात्कारी हैं, ये उन्हीं के लिए तो था। ये व्यापारियों के लिए थोड़ा ही था जो टैक्स देगा और फिर उस टैक्स से ये बुलडोजर खरीदेंगे और फिर ये बुलडोजर उसी व्यापारी पे चलाएंगे। ये इनके लिए नहीं था सागर भाई। अभी जैसे आपने बात की कि बुलडोजर की बात की कि तमाम ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलेगा जिन्होंने गलत काम किए हैं, और आपकी लाखों लोगों की आजीविका चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी के गढ़ में तमाम जनप्रतिनिधि हैं और ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, क्या वो आपसे आकर मिले या संवेदना व्यक्त की?
यही तो नाराजगी है व्यापारियों व्यापारियों की नाराजगी है। चुना है आप लोगों ने, व्यापारियों की नाराजगी है कि जिन्हें चुना है वो सड़कों पे नहीं आ रहे, और जब कुछ लोग विपक्ष के आ जाते हैं तो वो लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं करते, फिर अलग अलग बुला के वो मीटिंगें करते हैं, बैठक करते हैं बंद कमरे में, और कहते हैं आपने शेंकी को क्यों बुलाया, आपने अतुल प्रधान जी को क्यों बुलाया, आपने इसे क्यों बुलाया, आपने उसे क्यों बुलाया। फिर ये ऐसी ऐसी बात करके फिर लोगों को डराने का भी काम करते हैं, हम तुम्हें व्यापार नहीं करने देंगे, हम तुम्हें ठेकेदारी नहीं देंगे, हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे, हम तुम्हें वो नहीं करने देंगे। क्या हम लोग जानते नहीं? हम लोगों को सब पता है। लेकिन ठीक है, अभी व्यापार बचने की लड़ाई है, हम उनके साथ हैं इस मामले में। वो व्यापार बचाने के लिए सामने आए, हम उनका साथ देंगे, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। तो आप हमारे दर्शकों से और समाज से और मुख्यमंत्री जी से और सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील आप करना चाहेंगे? मेरी अपील है मुख्यमंत्री जी से कि वो व्यापारियों पर नजर बनाए, अपनी जो दृष्टि है वो व्यापारियों पे बनाए। ये तमाम जो व्यापारी हैं ये उन्हीं के वोटर हैं, उनकी ओर नजर रखें, उन्हें अपना आशीर्वाद दें। महाराज जी संत आदमी हैं, संत हमेशा भलाई करते हैं, और पार्टी बने, लोगों के व्यापार को बचाएं, लाखों लोगों की दुआएं लें, बद्दुआएं मिलेंगी अन्यथा, और जो लोग हैं उन्हें बसाने का काम करें, उजाड़ने का काम ना करें। इन लोगों को जनप्रतिनिधियों से बहुत उम्मीद है, ये जनप्रतिनिधि यहाँ वापस आए, इन जनता के बीच में आए। भगवान श्री राम, तथा कथित भगवान श्री राम, वो यहाँ वापस वनवास से लौट कर आए, उनका वनवास खत्म हुआ, और तमाम जितने लापता जनप्रतिनिधि हैं इस सत्ताधारी पार्टी के, वो सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के बीच आए, इनसे बात करें, और यदि हमारी भी आवश्यकता है तो हम भी उनके साथ हैं। इस बाजार को बचाने के लिए हम पूरी तरह से प्रत्येक जनप्रतिनिधि के साथ हैं, हर उस व्यक्ति के साथ हैं जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसका इंटेंट इस बाजार को बचाने का है। हम हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे, क्योंकि इस समय ये राजनीति का या वोट बैंक का समय नहीं है, ये समय तो बाजार को बचाने का है, लाखों लोगों को बचाने का है, इनकी रोजी रोटी बचाने का विषय है, और इसकी लड़ाई मैं तो अंतिम सांस तक लड़ूंगा। आपने जो तिलक लगाया हुआ है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है, क्या मतलब इसके मतलब बताएं? देखिए, मेरे तिलक के बारे में जब मैं सबसे पहली बार अखिलेश जी के पास गया तो उन्होंने भी यही सवाल पूछा, और बहुत अच्छा लगा, आप जैसे भाई का भी ध्यान इस पे गया। देखिए, तिलक मैं इसलिए लगाता हूं कि इससे नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे पास आ नहीं पाती, वो जो नकारात्मक एनर्जी है वो मेरे ओरे में घुस नहीं पाती। उद्देश्य इसका ये रहता है, और मैं खुश रहता हूं, मुझे तमाम खुशियां मिलती हैं इस तिलक लगाने से। मैं अपने आज्ञा चक्र पे जीने का प्रयास करता हूं, और सच्चा सनातनी हूं। धर्म की जब बात आती है तो मैं धर्म के लिए लड़ता हूं, धर्म के लिए जीता हूं, लेकिन मैं कट्टर नहीं हूं। मेरा धर्म मुझे कट्टरवाद नहीं सिखाता, मेरा धर्म समभाव की भावना रखता है। जितना प्यार मैं अपने धर्म को करता हूं, उतना ही सम्मान मैं दूसरे के धर्म को भी करता हूं। मैं यदि अपने नवरात्रों में पूरा सम्मान रखता हूं तो मेरी भावनाएं रोजे में भी पूरी हैं। गंगा जमुना तहजीब वाला व्यक्ति हूं मैं किसी के बंटवारे की बात नहीं करना चाहता। जो फर्जी सनातन के नाम पे चलता है, जो ये लोग लड़वाने का काम करते हैं, मुझे लगता है ये बेहद गलत है। इससे हमारे धर्म का अपमान होता है। सच्चा सनातन कभी भी लड़ाई का काम नहीं करेगा। कोई भी धर्म में कहीं लड़ाई का विवाद की बात नहीं कही गई। सबने कहा मिलकर चलो, एक होकर चलो, सब अपने भाई है, सबके अंदर एक ही आत्मा है, और वही परमात्मा का अंश है, तो उसी के साथ सबको रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई, आपके चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। धन्यवाद।